नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार एनआईए की कार्रवाई पीएफआई और कई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लगातार जारी है और इस बार केरल में एनआईए ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई के 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आपको बता दें कि केरल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार यानी कि 29 दिसंबर तड़के 56 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के बाद पीएफआई को नए नाम से खड़ा करने की प्लानिंग की जा रही। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के संपर्क में होने और आतंकी गतिविधियों के लिए देश विदेश से फंड जुटाने की कोशिश होने की बात भी इस रिपोर्ट में कही जा रही है। इसी के साथ ही केरल में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकाने पर एनआईए की रेड सुबह 4 बजे शुरू हुई और खबर लिखे जाने तक जारी रही है। फिलहाल छापेमारी पीएफआई के उन सदस्यों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इसमें वे ओवरग्राउंड वर्कर भी शामिल हैं जो कि आधिकारिक तौर पर पीएफआई के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनके लिए काम करते हैं। बता दें कि सितंबर 2022 में बैन किए जाने के बाद से केरल में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की ये 5वीं रेड है। एनआईए सूत्रों की माने तो केरल में ही पीएफआई के सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं और बैन किए जाने के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई को किसी दूसरे नाम से दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी और इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की भी प्लानिंग की जा रही थी। इसके लिए देश और विदेश से धन भी जुटाए जा रहे थे। एनआईए ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टमथिट्टा, एर्नाकुलम, अल्लापुझा और मलप्पुरम जिले समेत कई अन्य स्थानों पर दबिश दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अकेले एर्नाकुलम में 8 जगहों और तिरुवनंतपुरम में 6 जगहों पर एनआईए की टीम ने ये रेड मारी है। आपको बता दें कि पीएफआई का गठन वर्ष 2006 में केरल में ही हुआ था। यह संगठन 3 मुस्लिम संगठनों केरल नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनीता निधि परसराई को मिला करके बनाया गया था और साल 2009 में इसने एक राजनीतिक मोर्चा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बना लिया था। आपको बता दें कि पीएफआई की इतनी ज्यादा गतिविधियां हो रही थी, इसी के साथ ही दंगे और आतंकी जो घटनाएं हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन पीएफआई से भी जुड़ रहा था, जिसके बाद 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगियों को देशी विदेशी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंधित कर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा संगठन और उनके नेताओं पर भी एक बड़ी कार्रवाई शुरू करने के बाद संगठन के खिलाफ भी ये कार्रवाई की गई। बता दें कि विशेष रूप से जिन पीएफआई सहयोगियों को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूपीए के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया था, उसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे कई नाम शामिल हैं जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। ये बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा ये बैन का कार्रवाई माना जा रहा है पीएफआई को लेकर के। आपको बता दें कि जहां पीएफआई को केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है, तो ठीक इसी तरीके की संस्था सेमे भी चलाई जा रही थी जिसमें भी कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया था और कहीं ना कहीं देश के विरोध में इस संगठन में काम किया जाता था और फंड इकट्ठे किए जाते थे, जिसके बाद सरकार ने इस संगठन को भी बैन कर दिया। जिसके बाद 2006 में पीएफआई का गठन हो जाता है और एक बार फिर से जो लोग हैं वो देश के विरोध में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर के इस संगठन से जुड़ते हैं और इसको लेकर के काम करते हैं। बता दें कि एनआईए लगातार इसको लेकर के अपनी छापेमारी जारी रखी है। केरल से लेकर के कश्मीर कई ऐसे इलाके हैं जहां इस साल एनआईए ने दबिश दी है और कई ऐसी ताबड़तोड़ छापेमारी की है जिससे कि इस तरीके के संगठन को बैन करने के पर्याप्त डॉक्यूमेंट और सबूत हाथ लगे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें इसी तरीके से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए एनआईए की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ में भी छापेमारी की थी और वहां पर कई ऐसे सबूत और डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे जिसमें यह पाया गया कि कैसे मोदी पर निशाना साधने के लिए भी पीएफआई ने पूरी
प्लानिंग कर ली थी और जब पीएम मोदी की जो रैली थी पटना में आयोजित की जानी थी, इसको लेकर के उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि ये जो चीजें हैं उनकी पहले ही एनआईए ने पकड़ लिया और इसका भांडाफोड़ हो गया और इसको लेकर के तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद वहां पर जो लोग शामिल थे उनके लोगों की तलाशी ली गई और बाकायदा चीजें सामने आई कि कैसे वहां पर जिहाद के नाम पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, युवाओं को कराटे सिखाने के नाम पर और इसी के साथ ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के नाम पर उनको चाकू और छुरियां चलाना सिखाया जाता था और इसको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज से जोड़ करके देखा जाता था और ये कहा जाता था कि सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीजें सिखाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर तलवार और छुरी चलाना सिखाया जाता था ये कहीं ना कहीं जिहाद का हिस्सा माना जाता था। इसी के साथ ही एक डॉक्यूमेंट भी हाथ लगा था जिसमें यह पाया गया कि कैसे इस देश को 2040 तक इस्लामिक कंट्री बनाना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसको लेकर भी काम किया जा रहा था और ये तमाम चीजें खुल करके सामने आई। इसमें देखने को मिला था कि जिन लोगों को टीम ने गिरफ्तार किया था तो उसमें से 2-3 लोग ऐसे भी शामिल थे जो कि पीएफआई से पहले सेमी में भी काम कर चुके थे और जब से भी बैन हो गई तब वो पीएफआई से जुड़ गए थे और इस तरीके से अपने प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश कर रहे। आपको बता दें जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और पीएफआई पर बैन लगा दिया और इसी के साथ ही उनके जो कुछ सहयोगी संगठन थे उन पर भी सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इसके बाद अब कैसे पीएफआई को नए नाम से शुरू करना है, कैसे इसकी जो संगठन की तैयारी है इसको कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर के केरल में ये तैयारियां हो रही थी। जिन 56 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी वहां पर जो लोग शामिल थे वो इसी की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए बाकायदा देश विदेश से फंड भी इकट्ठे किए जा रहे थे ताकि इस संस्था को दोबारा से इकट्ठा किया जा सके। आपको बता दें कि जब पीएफआई बैन हुआ था तो इसको लेकर के राजनीति भी गर्म हो गई थी। काफी ज्यादा लोग थे जो कि लगातार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पीएफआई को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दिए थे और कहा था कि पीएफआई को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि पीएफआई एक मुस्लिम हितों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है, समाज में मुसलमान वर्ग है उनके हितों को लेकर के बात करती है। इस तरीके से तमाम इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन जो सरकार के पास डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे जो कि सेंट्रल जांच एजेंसी के पास डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उन सभी में यही चीजें थी कि लगातार पीएफआई जो है आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और जितनी भी हिंसक गतिविधियां देखने को मिली है देश में उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई के सदस्यों का कनेक्शन रहा है, पीएफआई संगठन का कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया। फिलहाल लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है और जिस तरीके से केरल में 56 ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ छापेमारी देखी गई है तो आने वाले टाइम पर और भी जगहों पर इस तरीके से छापेमारी देखी जा सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।